नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग संविधान में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भारत का महान न्यायवादी है पद, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता। और एक अन्य पद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सभी को जो है हम लोग क्रम से देखेंगे। इन पदों के बारे में और इनके बारे में जो संविधान में उपबंध किए गए हैं उनको हम देखेंगे। और यहाँ से चूँकि प्रश्न परीक्षाओं में लगभग निश्चित आया करते हैं, कोशिश करेंगे कि जो भी प्रश्न आए यहाँ से गलती ना हो उन पे। इन सभी को हम लोग जो है क्रम से देखेंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रम से देखने के क्रम में जो है हम लोग सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पद है जो परीक्षा में आया करता है, महान न्यायवादी से प्रश्न आया करते हैं। महान न्यायवादी की जो संविधान में चर्चा की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी की चर्चा की गई है। ठीक है, कि उसमें कहा गया है कि भारत के लिए जो है एक महान न्यायवादी होगा। महान न्यायवादी की जो इंग्लिश होती है वो होती है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान न्यायवादी। ये जो महान न्यायवादी का पद है ये भारत का जो है सर्वोच्च और प्रथम विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च एवं प्रथम विधि अधिकारी। देखिए पहला प्रश्न तो यहीं से बन जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च और प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। या कह सकते हैं कि सर्वोच्च अधिकारी कौन है या फिर प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का महान न्यायवादी। ये प्रश्न आ चुका है। दूसरा प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी की चर्चा की गई है। ये प्रश्न आ चुका है, आर्टिकल 76। 2 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब जो महान न्यायवादी का पद है तो महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है करेगा भारत का राष्ट्रपति। महान न्यायवादी की जो है नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जो व्यक्ति महान न्यायवादी बनेगा तो कह सकते हैं कि महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। इसकी योग्यता क्या होगी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होगी, जो भी योग्यता होगी वही योग्यता भारत के महान न्यायवादी की होगी। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होगी तो इसको हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यताएं होनी चाहिए इनके बारे में चर्चा की थी। तो वही योग्यताएं होनी चाहिए महान न्यायवादी के लिए भी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, अब महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करेगा। ठीक है, महान न्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और जो उसको पारिश्रमिक मिलेगा यानी कि जो वेतन मिलेगा, ठीक है, उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक महान न्यायवादी को प्राप्त होता है। अब इसको त्यागपत्र अगर देना है
तो महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपने पद से हट सकता है। एक पॉइंट ये हो गया कि त्यागपत्र देना है तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपने पद से हट सकता है। होता क्या है जनरली, यानी कि सामान्यतः जो है जब नई सरकार गठित होती है तो जो महान्यायवादी होता है वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। यानी कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो महान्यायवादी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। कारण ये होता है कि जो नई सरकार आती है वो अपनी इच्छा अनुसार यानी अपनी रुचि के अनुसार नए महान्यायवादी की नियुक्ति कर सके। सामान्यतः होता यही है। इसके अलावा महान्यायवादी के एक और भी काम है, जैसे कि महान्यायवादी का काम है कि महान्यायवादी भारत सरकार को जो विधि संबंधी मामले होते हैं, ठीक है, जिनमें जो संविधान से जुड़े हुए मामले होते हैं, विधि संबंधी मामले, संवैधानिक विषयों पर जो महत्वपूर्ण मामले होते हैं, ठीक है, सरकार को जो है विधि के बारे में और संवैधानिक मामलों पर सलाह देता है। कौन? महान्यायवादी। किसको? भारत सरकार को। भारत सरकार समय समय पे सलाह मांगती भी है, तो जब सरकार सलाह मांगेगी तो ये जो है इन महत्वपूर्ण विषयों पर विधि के मामले में या संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को सलाह दे सकता है। ये सरकार की इच्छा पे है। इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, चूँकि प्रथम विधि अधिकारी है तो भारत सरकार की तरफ से प्रत्येक मामले पे जहाँ पे सरकार पक्ष होती है, कोई मामला न्यायालय में गया वहाँ पे सरकार एक पक्ष है, ठीक है, तो जहाँ पे सरकार एक पक्ष होगी वहाँ महान्यायवादी उपस्थित होगा सरकार की तरफ से, सरकार के पक्ष में उपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी उपस्थित हो सकता है। कौन? महान्यायवादी उपस्थित हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसद या उसके किसी भी सदन के सभापति की ओर से, ठीक है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है, क्योंकि है तो संसद सरकार से ही जुड़ी हुई, तो संसद या उसके किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा का जो सभापति होगा, ठीक है, उसकी ओर से भी ये न्यायालय में उपस्थित हो सकता है। महान्यायवादी को जो है कह सकते हैं कि भारत क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में, ठीक है, भारत क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में उपस्थिति महान्यायवादी का जो पद है, तो महान्यायवादी के लिए व्यवस्था है कि महान्यायवादी को भारत क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में किसी भी न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है, यानी उपस्थित हो सकता है, ठीक है, सुनवाई में भाग ले सकता है। किंतु वह जो है भारत सरकार के विरुद्ध, क्योंकि है तो सरकार का व्यक्ति, तो भारत सरकार के विरुद्ध ना तो किसी को परामर्श दे सकता है, ठीक है, सामान्य सी बात है कि सरकार के विरुद्ध ना तो वो किसी को परामर्श दे सकता है और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध किसी वाद में खड़ा हो सकता है। स्पष्ट बात है कि जब ये सरकार का व्यक्ति है या सरकार द्वारा नियुक्ति इसकी की जा रही है तो सरकार के विरुद्ध कैसे जाएगा ये। महान्यायवादी को इसके अलावा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी भी विधिक मामले में, विधि से संबंधित मामलों में राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा महान्यायवादी को, ठीक है। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी को जो है संसद के किसी भी सदन में भाग लेने व बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने व बोलने का अधिकार होता है। सदन में क्या होता है? सदन की स्थिति ये होती है कि सदन में वह सत्ता पक्ष के साथ बैठता तो है वो, किंतु जब मतदान होता है तो उसे जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है,
अब वह जिस सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो जिस सदन की कार्यवाही में वो भाग ले रहा है, तो उस सदन के वे सभी अधिकार व उन्मुक्तियाँ, छूट उसे प्राप्त होंगी जो एक सांसद को प्राप्त होती हैं। संसद के सदन में भाग ले रहा है तो उस समय की जो स्थितियां हैं कि उसे वो सभी अधिकार और छूटें प्राप्त होंगी जो एक सांसद को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये महान न्यायवादी के बारे में थी चीज़ें। तो महान न्यायवादी से जो प्रश्न आते हैं, अभी तक जो जनरली प्रश्न आया है कि महान न्यायवादी की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, न्यायालय की कार्यवाहियों में कौन भाग ले सकता है, संसद के किसी भी सदन में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसके पास है, महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, त्यागपत्र किसको देगा, ये सभी प्रश्न हम लोगों ने देखा और लगभग महान न्यायवादी से लगभग यही प्रश्न आते भी हैं। अब महान न्यायवादी के बाद एक पद होता है, उसको हम लोग जानते हैं सॉलिसिटर जनरल के नाम से। ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया करता है। कौन सा पद? सॉलिसिटर जनरल। इसमें लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। महान न्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल यानी कि, और ये एडवोकेट जनरल, इन पदों को लेके अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल, ये परीक्षा में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो उनको भी हम लोग देख ले रहे हैं। एक पद है सॉलिसिटर जनरल, उसको हिंदी में कहा जाता है महान न्यायाभिकर्ता। महान न्यायाभिकर्ता ये हिंदी में कहा जाता है, इसी को सॉलिसिटर जनरल इंग्लिश में कहा जाता है। अब ये जो सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, महान न्यायाभिकर्ता है, इसका काम जो होता है ये महान न्यायवादी का अधीनस्थ अधिकारी होता है। ठीक है, महान न्यायवादी जो हम लोगों ने अभी देखा था, उसी का जो अधीनस्थ अधिकारी होता है, उसी को हम लोग जो है सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के नाम से। इसकी संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। ऐसा मतलब बाध्यता नहीं है कि नहीं एक ही होगा ये सॉलिसिटर जनरल, एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। और इसका जो काम होता है, ठीक है, तो काम इसका ये होता है कि जो महान न्यायवादी है, महान न्यायवादी को जो महान न्यायवादी के काम है, ठीक है, उसमें इसका काम है उसको सहायता देना। सॉलिसिटर जनरल का काम है कि महान न्यायवादी को आवश्यकता पड़ने पर सहायता देना। होता ये महान न्यायवादी के अधीनस्थ है, उसी के अंडर में काम करता है ये। तो ये हो गया सॉलिसिटर जनरल। अब सॉलिसिटर जनरल के बाद एक पद आया करता है महाधिवक्ता का, जो महत्वपूर्ण पद है। और ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता का जो पद है ये राज्य का पद है। ठीक है, राज्यों में महाधिवक्ताओं की व्यवस्था की गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा, मतलब अमुक उस राज्य का राज्यपाल जो होगा ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, होगा ये महाधिवक्ता राज्य में। ठीक है, नियुक्ति करेगा राज्यपाल। बात की जा रही है आर्टिकल 165 में। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की जो अहर्ता रखता हो, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हो रही है इसकी, महाधिवक्ता की। और ये जब राज्यपाल कर रहा है तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा ये। ठीक है, राज्यपाल की इच्छा से। और राज्यपाल ही इसका वेतन और पारिश्रमिक भी तय करेगा। जो राज्यपाल तय करेगा उसी के अनुसार इसको वेतन और पारिश्रमिक मिलेगा।
इसका काम क्या होगा। अभी हम लोगों ने केंद्र पे देखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने महान न्यायवादी को देखा था, अब हम लोग राज्यों में देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 165 के तहत जो व्यवस्था की गई है महाधिवक्ता की, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए थी, यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। दोनों में अंतर। नियुक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति कर रहा था, राष्ट्रपति ने किया, यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति कर रहा है महाधिवक्ता की। अब महाधिवक्ता की जो इंग्लिश होती है वो होती है एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। आपने अटॉर्नी जनरल देखा, सॉलिसिटर जनरल देखा, एडवोकेट जनरल पे हम लोग देख रहे हैं। एडवोकेट जनरल को ही राज्य का महाधिवक्ता कहा जाता है। इसका जो काम होता है, महाधिवक्ता का जो काम होता है, वो न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना होता है। ठीक है, न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना होता है, या कह सकते हैं कि राज्य का जो है प्रथम कह सकते हैं विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, सरकार की तरफ से न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेगा। जो काम वहाँ पे महाधिवक्ता कर रहा था, सेम वही काम जो है यहाँ पे जो वहाँ पे महान न्यायवादी कर रहा था, वही काम राज्यों में महाधिवक्ता का है। सरकार का पक्ष रखेगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल के काम थे, वैसे ही स्टेट में इनके काम हैं, और इसको भी वो सभी विशेषाधिकार और छूटें मिली हुई हैं, जैसे कि वहाँ पे उसको मिली थी। तो राज्यों में महाधिवक्ताओं को भी वही छूटें मिली हैं जो केंद्र में महान न्यायवादी को मिली हुई थी। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। वैसे ही राज्यों में एडवोकेट जनरल होते हैं। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि आपने जो है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल तीनों के बारे में आपने देखा। उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न जो है गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग चीज़ें हम लोगों ने देख ली है और यहाँ से थोड़ी सी गलत होने की संभावना होती है। तो इन पदों को भी स्पष्ट करना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है, अटॉर्नी, एडवोकेट और सॉलिसिटर को। वर्तमान में कौन है ये लोग आप वर्तमान में इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, और यूपी में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इसको आप लोगों को सर्च करके अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि करंट में प्रश्न बन सकता है कि कौन है वर्तमान में। अब हम लोग जो है एक पद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको भी देख ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण पद है, यहाँ से भी प्रश्न आ जाया करते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। संक्षेप में इसको कैग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कैग के नाम से। संविधान में जो इसकी व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 148 से 151 तक, 148 से लेके 151 के मध्य में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, उसके कार्य, वेतन भत्ते, ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। अब ये जो पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, इसका काम क्या है? सरकार की आय और व्यय के लेखा जोखा रखने का कार्य। ठीक है, सरकार की आय और व्यय के लेखा जोखा रखने का काम किसके पास होता है? वो होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। ठीक है, कोशिश करता है ये कि जो जनता का धन है, ठीक है, जनता के धन का सही प्रयोग हो। ये काम किसकी जिम्मेदारी में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखता है,
जनता के धन का सही प्रयोग हो, ये इसका काम है। अब अनुच्छेद जो 148 जहाँ से स्टार्टिंग हुई है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की बात की गई है। आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की बात की गई है, ठीक है, कि इसका पद होगा। अब 49 में इसके कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। कार्य एवं शक्ति की बात कहाँ पे की गई है? संविधान के आर्टिकल 149 में, 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति के बारे में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है वो केंद्र और राज्य स्तर पर, ठीक है, ये पद जो है वहाँ पे तो हम लोगों ने अलग अलग देखा था पिछली क्लास में। अभी हम लोगों ने जब महान्यायवादी महाधिवक्ता पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में चर्चा की थी, तो वहाँ पे तो राज्यों में एडवोकेट जनरल होते थे, ठीक है। अब हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा कर रहे हैं, तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है ये केंद्र व राज्य स्तर पर लेखा परीक्षण का मुखिया होता है। कैग केंद्र व राज्य स्तर पर लेखा परीक्षक का मुखिया, यानी कहने का मतलब हेड होता है ये, ठीक है, जांच करने का काम इसके पास है। केंद्र और राज्य स्तर पर लेखा परीक्षक का मुखिया होता है। सार्वजनिक धन को ही जो है सार्वजनिक धन को ही हम लोक वित्त के नाम से जानते हैं। लोक वित्त, सार्वजनिक धन यानी लोक वित्त का संरक्षक होता है। संरक्षक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये यहाँ से बनता है कि सार्वजनिक धन यानी कि लोक वित्त का संरक्षक कौन होता है? दे देगा महान्यायवादी महाधिवक्ता, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसके अलावा एक विकल्प और बना देगा राज्यपाल। तो सार्वजनिक धन यानी कि लोक वित्त का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, ठीक है, भारतीय संविधान में सबसे जो महत्वपूर्ण पद है या महत्वपूर्ण अधिकारी होता है वो किसका, वो कौन सा है? वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पद या अधिकारी होता है वो होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब जो पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। शपथ ये किसके समक्ष लेगा? शपथ ये लेगा, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष। सामान्य सी बात है कि जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो शपथ भी जो है ये राष्ट्रपति के समक्ष लेगा। शपथ भी ले रहा है तो त्यागपत्र किसको देगा? ये त्यागपत्र भी ये जो है राष्ट्रपति को देगा। त्यागपत्र भी जो है किसको देगा? त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा ये। तो नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों जो बातें जुड़ी हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में, वो संबंधित है राष्ट्रपति से। क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है तो शपथ भी उसी के समक्ष लेगा, और जब शपथ उनके समक्ष लेगा तो ये त्यागपत्र भी उन्हीं को संबोधित करके देगा। अब
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से बनता है इनके कार्यकाल से, कार्यकाल से प्रश्न बनता है। कार्यकाल से प्रश्न बनता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का, 6 वर्ष जो संविधान में दिया हुआ है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मतलब अगर 65 साल की आयु उसकी हो गई तो ज़रूरी नहीं कि वो 6 वर्ष का समय पूरा करे, पहले भी रिटायर हो सकता है, किंतु ये दिया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की जा रही है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अब हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया, किसके हटाने की प्रक्रिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। हटाने की प्रक्रिया होगी या तो असमर्थ हो, ठीक है, असमर्थता, या फिर संविधान का उल्लंघन, इन आधारों पे जो है असमर्थता या संविधान का उल्लंघन, इन आधारों पर हटाया जा सकता है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की भी होगी। ऐसा कहा गया कि असमर्थता और संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसको जो हटाया जा सकता है, और इसकी प्रक्रिया वही होगी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया होगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो पद है, ये लेखा परीक्षाओं की जांच जो है वो केंद्र की तो करता ही है, राज्यों की लेखा परीक्षाओं की भी जांच कर सकता है, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा किए थोड़ी देर पहले। हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया होगी, ठीक है। प्रस्ताव संसद से आएगा, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। प्रस्ताव जो आएगा उसको जो है अलग अलग सदनों से पास होना चाहिए, अलग अलग सदनों से पास होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पूरा माना जाएगा। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हटाने की प्रक्रिया थी। अब हटाने की प्रक्रिया के बाद हम देखते हैं उसके कार्य एवं शक्ति के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण जो उसके पास पावर हैं, कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं उसकी। तो ये जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, ये मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्य के लेखाओं का परीक्षण करता है। याद रखिएगा इसको, केंद्र और राज्य महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, केंद्र और राज्य के लेखाओं का परीक्षण करता है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में ये केंद्र और राज्य के लेखाओं का परीक्षण करता है, ठीक है। दूसरी बात, संचित निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग जो है इन सब संविधान की जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं वहाँ पे इन शब्दों की हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे जानना जरूरी ये है कि संचित निधि और आकस्मिक निधि से जो धन व्यय किया जा रहा है, संचित निधि आकस्मिक निधि से जो धन व्यय किया जा रहा है, यानी खर्च किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। संचित निधि और आकस्मिक निधि से जो धन व्यय किया जा रहा है, उस धन के परीक्षण करने का कार्य जो है इसके जिम्मे है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जिम्मेदारी में है। और ये जो है केंद्र स्तर पे भी यही बात लागू है और राज्य स्तर पे भी लागू है। केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों पे चीज़ लागू होती है कि संचित निधि आकस्मिक निधि से जो धन खर्च होता है या व्यय किया जा रहा है उसके परीक्षण का काम भी इसी के पास है।
केंद्र के स्तर पे, केंद्र के स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट जो है किसको देगा? केंद्र के स्तर पे, जब ये केंद्र स्तर पे काम करेगा तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। अपनी रिपोर्ट तो ये राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति क्या करेगा कि इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जांच करेगा, जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। जब ये राज्य स्तर पे काम करेगा तो ये राज्य स्तर पे जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है राज्य स्तर पर ये अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपेगा। ठीक, क्लियर? राज्य स्तर पे अपनी रिपोर्ट ये राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल जो है इस रिपोर्ट को जो है विधानमंडल पे रखवाएगा। राज्य विधानमंडल, जिसमें कि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, तो वहाँ पे मतलब ये रखवाएगा। तो ये दोहरी भूमिका निभा रहा है, एक तो केंद्र के स्तर पे निभा रहा है, दूसरी राज्य के स्तर पे निभा रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद रखना है कि केंद्र के स्तर पे रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राज्य के स्तर पे रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये पद जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, ये लोक लेखा समिति, अभी समितियां बाकी हैं, समितियों में हम लोग देखेंगे जब हम लोग संसद की प्रमुख समितियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें लोक लेखा समिति भी आएगी, प्रकलन समिति है, अल्पसंख्यक समिति है, कई समितियां हैं, तो वहाँ पे लोक लेखा समिति और क्लियर होगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं हम उनको देख रहे हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है ये लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, यहाँ से प्रश्न बनता है, लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र आँख कान के रूप में कार्य करता है। अब प्रश्न बन सकता है कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कौन काम करता है? ठीक है, तो होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। या लोक लेखा समिति के मित्र किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र आँख कान के रूप में कार्य करता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई विशेष काम सौंपते हैं, किसको? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कोई विशेष काम सौंपते हैं, तो उन कामों को भी करने की जिम्मेदारी किसकी है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की है। वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वर्तमान में कौन है। जो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे उनका नाम था वी नरहरि राव। पहले कौन थे? पहले वी नरहरि राव, ये पहले थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है इसको आप लोग जो सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि करंट में प्रश्न बन सकता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो इसको आप लोग जो है सर्च करिए। पहले आप लोग याद रखिए कि वी नरहरि राव ये पहले हैं। इसको वेतन जो है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वेतन जो है वो संचित निधि से प्राप्त होता है। वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि से प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनता है, यानी कि बन चुका होता है, तो
पद त्याग के पश्चात, यानी कि जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है या वो पद छोड़ देता है, तो पद त्याग के पश्चात जो है वह केंद्र और राज्य स्तर पर किसी भी सरकारी पद को नहीं धारण कर सकता है। पद त्यागने के पश्चात वो केंद्र और राज्य स्तर पर किसी भी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकता है। मतलब रिटायरमेंट के बाद वो जो है दोबारा किसी सरकारी पद को धारण नहीं कर सकता है। ये बात की जा रही है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी लगभग सभी चीज़ें जो प्रश्न के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी हम लोगों ने देखा है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे प्रश्न आते भी हैं यहाँ से कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। ये प्रश्न एक बार भी आया था कि आँख नाक कान, यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं इससे संबंधित। पद त्यागने के पश्चात क्या वो कोई सरकारी पद धारण कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। तो लगभग चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं उनको देख ली हैं, और इससे आगे की चर्चा जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।